नमस्कार दोस्तों, आज हम 6 की एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 3 मतलब चैप्टर 3 पॉलिटी का चैप्टर 3। इससे पहले हमने फर्स्ट इकाई में 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। आज इकाई 2, ठीक है, इकाई 2 पूरी करेंगे, मतलब इकाई 2 का चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। ये इकाई 2 है, इसका चैप्टर है 3, ठीक है। सरकार क्या है? तो चलो दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक। आपने सरकार शब्द का जिक्र कई बार सुना होगा। इस पार्ट में आप यह पढ़ेंगे सरकार क्या है और यह हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, सरकारें क्या करती हैं, वे निर्णय कैसे लेती हैं। अलग अलग तरह की सरकारों और जैसे लोकतांत्रिक सरकार, राजतंत्र सरकार के बीच क्या अंतर है, चले पढ़ कर पता लगाते हैं। सरकार के कामकारों के अधिकारों की रक्षा की मांग, बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार की ओर से राहत सामग्री, प्याज की दर में उछाल, सरकार ने प्याज के दाम तय किए गए, सर्वोच्च न्यायालय के लिए 5 और न्यायाधीश, सरकार कोयला और बिजली विभाग के पुनर्गठन के पक्ष में है। सरकार ने 15,000 से अधिक गाँवों को सूखाग्रस्त घोषित किया। मतलब ये बता रहे हैं सरकार के क्या क्या काम है, ठीक है। तो चलो दोस्तों पढ़ते हैं। हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने काम करने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है। ये निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं। सड़कें, स्कूल कहाँ बनाए जाएं, बहुत ज़्यादा महंगी हो जाने पर किसी चीज़ के दाम कैसे घटाए जाएं, अथवा बिजली की आपूर्ति कैसे बढ़ाया जाए। सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्रवाई करती है। उदाहरण के लिए सरकार गरीबों की मदद करने के लिए कई कार्यक्रम चलाती है। इसके अलावा वह अन्य महत्वपूर्ण काम भी करती है, जैसे डाक एवं रेल सेवाएं चलाना। सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना, दूसरों के देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना भी है। और इसकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। जब प्राकृतिक विपदा घेरती है, जैसे सुनामी या भूकंप, और वर्तमान में आप देख रहे हो कोरोना काल, ठीक है, ये एक तरह की विपदा ही है। भूकंप जो तो मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों की सहायता करती है। अगर कहीं कोई विवाद होता है या कोई अपराध करता है तो लोग न्यायालय जाते हैं। न्यायालय भी सरकार का ही एक अंग है। शायद आपको ये जानकर अचरज हो रहा होगा कि सरकार इतना सब कैसे कर पाती है और सरकार के लिए इन कामों को करना क्यों ज़रूरी है। जब लोग इकट्ठे रहते हैं, काम करते हैं, तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की ज़रूरत होती है जिससे आवश्यक निर्णय लिए जा सकें। कुछ नियमों की ज़रूरत होती है जो सब पर लागू। उदाहरण के लिए संसाधन नियंत्रण, देश की सीमा की सुरक्षा की ज़रूरत होती है ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सकें। लोगों के लिए सरकार कई तरह के काम करती है। वह नियम बनाती है, निर्णय लेती है, अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू करती है। सरकार के स्तर। अब आपको पता है कि सरकार कितनी सारी अलग अलग चीज़ों के लिए जिम्मेदार है, तो क्या आप सोच सकती हैं कि सरकार ये सारे इंतजाम कैसे करती होगी। दरअसल सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती है। स्थानीय स्तर, राज्य स्तर एवं राष्ट्रीय। स्थानीय मतलब गांव, ग्राम पंचायत होती है, वो स्थानीय स्तर पर होती हैं। राज्य स्तर जैसे अपने स्टेट वाइज, जैसे राज्य है, हमारे वर्तमान में 28 राज्य हैं। राष्ट्रीय स्तर जैसे अपनी केंद्र सरकार पूरा इंडिया का एक सेंटर, मतलब जहाँ अपना एक जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री बैठते हैं, उसको राष्ट्रीय स्तर। स्थानीय स्तर का मतलब आपके गांव, शहर या मोहल्ले। राज्य स्तर का मतलब है जो पूरे राज्य को ध्यान में रखे, जैसे हरियाणा, असम की सरकारें पूरे राज्य में काम करती है। राष्ट्रीय स्तर सरकार शासन पूरे देश में होता है कि एक किताब में आगे चलकर पढ़ेंगे कि स्थानीय सरकार कैसे काम करती है, और आगे की कक्षा में राज्य राष्ट्रीय स्तर पर सरकार के कामों के बारे में जानेंगी। तो ये देखो दोस्तों, मैप दे रखा है, इसमें अपने भारत के 28 राज्यों को अलग अलग दर्शाया। जैसे वर्तमान में लद्दाख अभी वर्तमान में बना है ना, केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, ये उत्तर प्रदेश, ये दिल्ली है, ये गुजरात है,
ये महाराष्ट्र है, ये मध्य प्रदेश है, ये बिहार है, ये अपना पड़ोसी देश नेपाल है, ठीक है। ये अपना सिक्किम है, ये भूटान है, ये पड़ोसी देश। ये अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। ये असम है, ये नागालैंड है, ये मणिपुर है, ये मिजोरम है, ये त्रिपुरा है, ये अपना पश्चिम बंगाल है, ये झारखंड है, ये उड़ीसा है, ये छत्तीसगढ़ है, ठीक है। ये झारखंड बिहार से टच नीचे, ठीक है। और ये आंध्र प्रदेश है, ये तेलंगाना है, ये कर्नाटक है, ये गोवा है छोटा सा, ये तमिलनाडु है, ये केरला है, ठीक है। ये सभी अपने 28 राज्य हैं। ये अपना प्रशासनिक प्रभाव 2011 जनगणना 2011 के अनुसार, ठीक है। सरकार एवं कानून। सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों को वे कानून मान्य होते हैं। केवल यही वह तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है, वैसे ही ये ताकत भी होती है कि वे लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य करें। उदाहरण के लिए एक कानून है कि गाड़ी चलाने वाले के पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाए तो उसे जेल की सज़ा काटनी पड़ती है या जुर्माना भरना पड़ता है। सरकार जो कार्रवाई कर सकती है, उसके अलावा अगर लोगों को लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो वे कुछ भी कदम उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति को यह लगे कि उसको उसके धर्म या उसकी जाति के कारण किसी नौकरी से नहीं लिया गया हो तो न्यायालय जा सकती है और यह दावा कर सकती है कि कानून का पालन नहीं हो रहा है। तब न्यायालय आदेश देगा कि क्या कदम उठाने की जरूरत है। सरकार के प्रकार। सरकार को निर्णय लेने और कानूनों का पालन करवाने यानी उन्हें बाध्य बनाने की शक्ति कौन देता है? इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में कैसी सरकार है। लोकतंत्र में तो लोग ही सरकार को यह शक्ति देते हैं कि लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से करते हैं। वे अपनी पसंद के नेता को वोट देकर चुनते हैं। एक बार चुन लिए जाने के बाद यही लोग सरकार बनाते हैं। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णय एवं उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है और सफाई देनी होती है। एक दूसरी तरह की सरकार होती है जिसे राजतंत्रीय सरकार कहते हैं। इसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती है। राजा के पास सलाहकारी का एक छोटा सा समूह होता है जिससे वह विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकती है। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति उसी के पास रहती है। लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा रानी को अपने निर्णय के आधार नहीं बताने पड़ते और न ही अपने निर्णय की सफाई देनी पड़ती है। लोकतांत्रिक सरकार। भारत एक लोकतंत्र है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी है। संसार में और भी कई देश हैं जहां लोगों ने लोकतंत्र लाने के लिए संघर्ष किए हैं। ऊपर बताया जा चुका है कि लोकतंत्र की मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति होती है। इसलिए एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों का ही शासन होता है। लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करें। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। ये प्रतिनिधि मिलकर सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। आजकल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती जब तक वह देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार न दे। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि एक समय ऐसा था जब लोकतांत्रिक सरकारें औरतों गरीबों को चुनाव में भाग नहीं लेने देती थी? अपने शुरुआती दौर में सरकारें केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने देती थी जो पढ़े लिखे थे और जिनके पास अपनी संपत्ति होती थी। इसका मतलब था कि औरतों और गरीबों और अशिक्षितों को वोट देने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति में देश उन्हीं नियमों के सहारे चलते थे जो गिने चुने पुरुष बनाते थे।
भारत में आज़ादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था, इसलिए जनता ने संगठित होकर इस अधिकार की मांग की। गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया। उन्होंने भी जोर शोर से ये मांग उठाई। 1931 यंग इंडिया किसकी है? गांधी जी की। यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी ने कहा था, मैं ये विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिनके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं, वह वोट नहीं दे सकता। या जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी उन निर्णयों को लेने में महत्वपूर्ण है जो उनको प्रभावित करते हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? अपने जवाब के मतलब ये मतलब कथन है, इनको पढ़कर आप अपना वो कर सकते हैं कि हाँ मैं सहमत हूँ या नहीं हूँ। ठीक है। देखो, ये मतदान के समय मतदाता की अंगुली पर स्याही से निशान लगाया जाता है ताकि वह केवल एक ही वोट दे सके। ग्रामीण मतदान केंद्र का दृश्य। संसार में कहीं भी सरकारों ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बांटी। पूरे यूरोप अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा। महिलाओं द्वारा मतदान के लिए किए गए संघर्ष में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मजबूती पकड़ी। इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं। और अंग्रेजी में इसे सफरेज मूवमेंट कहते हैं। सफरेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। युद्ध के दौरान बहुत से पुरुष लड़ाई में थे, इसलिए महिलाओं को उन कामों करने के लिए बुलाया गया जो पहले पुरुषों के काम माने जाते थे। जब महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के काम और उनकी व्यवस्था करना शुरू किया तो लोगों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने महिला और उनकी क्षमताओं के बारे में क्यों इतनी गलत रूढ़िबद्ध धारणाएं बना रखी हैं कि महिलाएं ये काम नहीं कर सकती। इस तरह महिलाओं को निर्णय लेने में समान रूप से योग्य माना जाने लगा। महिला मताधिकार आंदोलन के साथियों ने सभी महिलाओं के लिए वोट के अधिकार की मांग की। उनकी आवाज़ सुनी जाए, इसके लिए उन्होंने जगह जगह पर अपने आप को लोहे की जंजीरों में बांधकर प्रदर्शन किया। उनमें से कई क्रांतिकारी महिलाएं जेल गई और भूख हड़ताल पर बैठी। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार सन 1920 में मिला, जबकि इंग्लैंड की औरतों को यह अधिकार कुछ सालों बाद 1928 में मिला। मतलब अमेरिका में 1920 में और इंग्लैंड में 1928 में यह अधिकार मिला। प्रश्न 33 महाजीत देखिए, भारत के राज्य केंद्र शासित प्रदेश जिलों को दर्शाते इन महाजीत और विभिन्न संसाधनों से निम्न जानकारी को पता लगाए। भारत के पड़ोसी देशों के नाम हमने भी देखा, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, ये बता सकते हो। ठीक है। राज्य केंद्र शासित प्रदेश पड़ोसियों के नाम बता सकते हो। अपने जिले उसके पड़ोसी जिलों के नाम बता सकते हो। अपने जिले से राष्ट्रीय राजधानी के लिए जाने वाले मार्ग बता सकते हो। तो चलो दोस्तों, अपना चैप्टर कंप्लीट हुआ और इसके थोड़े क्वेश्चन आंसर भी उसके भी कर लेते हैं। जैसे तालिका दे रखी है, इसमें अब बता सकते हो। जैसे भारत सरकार रूस के साथ में मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि अगर भारत सरकार रूस के साथ मैत्री संबंध बनाने का निर्णय लेगी तो कौन लेगा? स्थानीय स्तर पर लिया जाएगा या राज्य स्तरीय राष्ट्र? क्योंकि पूरे भारत देश की बात की जाए तो ये राष्ट्रीय स्तर पर की बात की जा रही है। जैसे पश्चिम बंगाल सरकार का सारे सरकारी स्कूलों में कक्षा 8 में बोर्ड की परीक्षा लेने का निर्णय कौन लिया जाएगा? ये स्टेट की बात की जाए तो राज्य स्तर पर। डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी के बीच नई रेल लाइन शुरू करने, ये पूरे भारत देश की बात की जा रही है, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। ठीक है। तो ये राष्ट्रीय स्तर की बात की जा रही है। गांव में एक सार्वजनिक कुएं के स्थान को चुनने का अधिकार, ये स्थानीय स्तर की बात की जा रही है। ठीक है। पटना में बच्चों के लिए बड़ा सा पार्क बनाने का, मतलब ये भी एक पटना में मतलब ये भी एक राज्य सरकार मतलब राज्य स्तर की बात की जा रही है। ठीक है।
हरियाणा सरकार को सारे किसानों को मुफ्त बिजली, ये भी राज्य सरकार। 1000 रुपये का नोट शुरू करने का निर्णय, ये भी एक ये पूरे एक देश की बात की जा रही है, राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है, ठीक है। पहला क्वेश्चन, आप सरकार सबसे क्या समझती हैं? एक सूची बनाइए, किस तरह से सरकार आपके जीवन को प्रभावित करती है। आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप बता सकते हैं कि वह हमारी सीमाओं की रक्षा करती है और अन्य देशों के साथ शांति संबंध बनाए रखती है, सभी को पर्याप्त आहार मिले, भोजन अनाज कमी ना पड़े, लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखती है, सुनामी या भूकंप जैसे आपने पढ़ा था ना, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के समय ही इस रूप से प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान करती है, झगड़ा अपराध का निपटारा अदालतें करती हैं। मतलब ये भी एक सरकार का ही भाग है, अदालतें। ठीक है, न्यायपालिका और ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार को कानून के रूप में सबके लिए नियम बनाने की क्या ज़रूरत है? क्योंकि यह आवश्यक है कि सरकार सभी के लिए कानून बनाए। जब मनुष्य साथ रहते हैं और कार्य करते हैं तो अनेक प्रकार के संगठन और निर्णय का कार्यान्वयन होता है। लोगों की सुरक्षा और सुरक्षा के लिए मतलब कुछ नियम बनाए जाते हैं ताकि संसाधनों पर नियंत्रण रहे और प्रदेश तथा देश सुरक्षित रहे। ठीक है। लोकतांत्रिक सरकार के आवश्यक लक्षण क्या है? लोकतांत्रिक सरकार के आवश्यक लक्षण है कि लोकतंत्र में लोग सरकार के हाथों से शक्ति सौंपते हैं। इसके लिए वे किसी खास व्यक्ति को चुनाव में वोट देकर उसका चुनाव करते हैं, निर्वाचित होकर वो सरकार बनाते हैं। ठीक है। और लोकतांत्रिक स्वरूप वाली सरकार में इसके सभी कार्य और निर्णय लोगों के लिए होते हैं। ठीक है। मताधिकार आंदोलन क्या है? इसकी उपलब्धि क्या थी? हमने पढ़ा था जैसे सरफेस मूवमेंट या महिला मताधिकार। हमने पढ़ा था ना, महिला मताधिकार जिसको सरफेस मूवमेंट कहते हैं। सरफेस मूवमेंट का अर्थ है महिला मताधिकार आंदोलन। जैसे यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में महिलाओं और गरीब लोगों ने मतदान के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी। यह कोई आसान संघर्ष नहीं था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यह मांग और मजबूत होती गई। अमेरिकी महिलाओं को वोट का अधिकार का मिला था 1920 में मिला था। अमेरिका में महिलाओं को मिला था 1920 में और इंग्लैंड वालों को 1928 में। ठीक है। अब मतान के पुरुष के समान अधिकार है। ठीक। इस व्यवस्था की भारत में हर एक वयस्क को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग उनके विचारों से सहमत नहीं। बहुत लोगों को लगता है कि अशिक्षित लोगों को, जो ज़्यादातर गरीब हैं, वोट देने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। कि आपका क्या विचार है? क्या आपको लगता है कि यह भेदभाव एक रूप होगा? हाँ, मतलब इसमें कह सकते हो लोगों को सक्रिय भागीदारी के कारण भारत को स्वतंत्रता मिली थी। राष्ट्रवादी आंदोलन जन आंदोलन बन गए थे जिसमें सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। अंततः गरीब और अशिक्षित को भी वोट देने का अधिकार देना चाहिए। अंग्रेजी शासन के दौरान गरीब और अशिक्षित लोगों को लंबे समय तक अनदेखा किया गया। स्वतंत्रता बाद उन्हें विकास और अपनी स्थिति को सुधारने के समान अवसर देने चाहिए। ठीक है। लोकतंत्र की अवधारणा समानता पर टिकी हुई है। भारत में आज़ादी के समय सभी बड़ी संख्या में लोग गरीब और अशिक्षित थे। यदि उन्हें मतदान के अधिकार से वंचित कर दिया गया तो इसका अर्थ होगा कि सरकार बहुत कम लोगों द्वारा चुनी गई है, क्योंकि जनसंख्या बहुत छोटे स्वभाव को मतदान का अधिकार होता है। तो चलो दोस्तों, अपना चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसके साथ क्वेश्चन आंसर कंप्लीट है। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छी समझ में आया होगा और जल्दी मिलते हैं।